हेलो एवरीवन। आज हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशन में मनोवैज्ञानिक चुनौतियों में, इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों को डराना या धमकाना। आज हम इसी के अंतर्गत इसकी दो चुनौतियाँ, साथी समूह अंतर और रैगिंग, इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथी समूह अंतर। विद्यालय व्यवस्था में साथी समूह का अंतर व्यापक रूप से देखा जाता है। यह अंतर भी समावेशन की प्रक्रिया में बाधक सिद्ध होता है। जैसे एक विद्यालय में सभी छात्र हिंदी बोलते हैं, दो छात्रों की मातृभाषा सिंधी या पंजाबी है तो वे छात्र पंजाबी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनमें गीत या कविता सुनाते हैं तो हिंदी बोलने वाले छात्रों द्वारा उनका परिहास किया जाता है। इस स्थिति में वे दोनों छात्र उस विद्यालय से दूर रहना चाहते हैं या किसी शिक्षक द्वारा सिंधी पंजाबी भाषा के प्रति नकारात्मक भाव रखा जाता है तो हिंदी बोलने वाले छात्र पर को बल मिलता है तथा वे पंजाबी बोलने वाले छात्रों की अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार के विविध अंतरों के कारण साथी समूह में मतभेद एवं विरोधाभास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो समूह कमजोर पड़ता है या जिस समूह को प्रताड़ित किया जाता है वह समूह विद्यालय से बाहर जाने या विद्यालय छोड़ने का मन बना लेता है। साथी समूह के अंतर एवं समावेशन को पढ़ने से पहले इसमें कौन कौन से साथी समूह अंतर होते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। इसमें पहला है जाति आधारित अंतर। प्राय साथी समूह जातिगत अंतर पाया जाता है। यह अंतर छात्रों में मध्य विभेद उत्पन्न करता है। कभी कभी शिक्षकों के द्वारा भी जाति आधार पर विभेद कर लिया जाता है। इस प्रकार जिस छात्र के साथ विभेद किया जाता है वह छात्र विद्यालय या शिक्षा व्यवस्था दोनों के प्रति अरुचि रखने लगता है। जाति आधारित अंतर का कुप्रभाव सर्वाधिक रूप से दलित एवं पिछड़ी जाति के बालक बालिकाओं में विशेष रूप से पड़ता है। उनको ही विद्यालय में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वे विद्यालय को छोड़ने का मन बना लेते हैं। इससे समावेशन की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। धर्म आधारित अंतर। इसका दूसरा है धर्म आधारित अंतर। साथी समूह में विविध धर्मों के छात्र एक साथ विद्यालय में अध्ययन करते हैं। शिक्षक द्वारा या साथी समूह द्वारा किसी अन्य धर्म के छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तब वे छात्र विद्यालय के प्रति अरुचि रखने लगते हैं। साथी समूह में विविध धर्मों के छात्र एक साथ विद्यालय में अध्ययन करते हैं। शिक्षक द्वारा साथी समूह द्वारा किसी अन्य धर्म के छात्रों को धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। जब वे छात्र विद्यालय के प्रति अरुचि रखने लगते हैं तो विद्यालय से दूर हो जाते हैं। जैसे विद्यालय में शिक्षक एवं छात्रों की संख्या इस्लाम धर्म को मानने वाले से अधिक है। यदि एक दो हिंदू धर्म के छात्र हैं, यदि इस्लाम धर्म के छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा उनके धर्म को निम्न समझा जाएगा तो वे छात्र उस विद्यालय से पलायन कर जाएंगे। बुद्धि आधारित अंतर। विद्यालय में सभी छात्रों को बौद्धिक स्तर एक समान नहीं होता। शिक्षक द्वारा प्रखर बुद्धि वाले छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। प्रखर छात्र भी अपने अहम के कारण मंदबुद्धि
मंदबुद्धि छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। शिक्षक भी मंदबुद्धि छात्रों पर विशेष ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह मानता है कि इन्हें सुधारा नहीं जा सकता। इस स्थिति में मानसिक रूप से मंद बालक विद्यालय से पलायन कर जाएंगे। इनमें विद्यालय व्यवस्था के प्रति विश्वास विकसित नहीं होगा, जिससे समावेशन में विपरीत प्रभाव होगा। सांस्कृतिक अंतर। यह देखा जाता है कि छात्रों में सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है। जिन छात्रों की संस्कृति एक समान होती है, उनमें एक समूह का निर्माण हो जाता है। जिस संस्कृति के साथ कम होते हैं, उन छात्रों की सांस्कृतिक सभ्यता जब बहुसंख्यक संस्कृति वाले छात्र समूह द्वारा अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, उनमें दोष निकाले जाते हैं, तो उन छात्रों का विद्यालय व्यवस्था से लगाव नहीं रहता। इस स्थिति में शिक्षक द्वारा यदि बहुसंख्यक वर्ग का संयोग किया जाता है, तो जिस संस्कृति के छात्र कम हैं, वो विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, जिससे समावेशन की प्रक्रिया में विपरीत प्रभाव पड़ता है। आर्थिक अंतर। विद्यालय में छात्र जो अध्ययन करते हैं, वो आर्थिक स्तर से एक समान नहीं होते। जिस विद्यालय में उच्च आर्थिक स्तर वाले छात्रों की संख्या अधिक होगी, वहाँ निम्न स्तर के छात्रों के साथ हेय दृष्टि से देखते हैं। उनका व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं होता है। इस स्थिति में निम्न आर्थिक स्तर वाले छात्र विद्यालय से पलायन कर जाते हैं, क्योंकि वह विद्यालय में सुरक्षा का अनुभव नहीं करते। सामाजिक स्तर का अंतर। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का सामाजिक स्तर एक सा नहीं होता है। कुछ छात्र विद्यालय में प्रतिष्ठित उद्योगपति, राजनीतिज्ञ एवं अधिकारी वर्ग से संबंधित होते हैं। उनकी समाज में सर्वाधिक प्रतिष्ठा होती है। इस आधार पर विद्यालय में वे भी प्रतिष्ठा पाते हैं। निम्न सामाजिक स्तर वाले छात्रों के साथ उन छात्रों द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। परिणाम स्वरूप ये छात्र विद्यालय से पलायन कर जाते हैं। शारीरिक अंतर। विद्यालय में प्राय देखा जाता है कि विकलांग छात्रों की संख्या सामान्य छात्रों की संख्या में कम होती है। सामान्य छात्र प्राय विकलांग छात्रों के साथ विकलांगता को लेकर परिहास किया जाता है। उनको यह अनुभव कराया जाता है कि जिन कार्यों को वह कर सकते हैं, उन कार्यों का विकलांग छात्र नहीं कर सकते। शिक्षक द्वारा समर्थन किया जाता है, तो विकलांग छात्रों को विद्यालय व्यवस्था में विश्वास नहीं रहता है और वह विद्यालय से पलायन कर जाते हैं। सोच में अंतर। प्राय देखा जाता है कि धनवान एवं शक्तिशाली छात्रों में दलित एवं विकलांग छात्रों के प्रति नैतिकता एवं मानवता का अभाव पाया जाता है। उनकी संकीर्ण सोच होती है, वह शक्ति का वास्तविक उपयोग नहीं जानते। इस आधार पर दलित एवं असक्षम छात्रों के प्रति परिहास एवं निम्न स्तर व्यवहार करते हैं। शिक्षक द्वारा इस समर्थन किया जाता है। इस स्थिति में वह गंभीर हो जाते हैं। इस स्थिति में दलित एवं असक्षम छात्र विद्यालय व्यवस्था से दूर भागने का प्रयास करते हैं। पारिवारिक अंतर। विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र का पारिवारिक स्तर भी एक सा नहीं होता। कुछ छात्रों के परिवार में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े एवं कलह का वातावरण होता है। कुछ छात्रों के परिवार में शिक्षित एवं सभ्य होते हैं। इसका प्रभाव बालकों पर देखा जाता है। कलह प्रिय परिवार वाले छात्रों द्वारा जब शिक्षित परिवार वाले छात्रों को उत्पीड़ित किया जाता है तथा
शिक्षक द्वारा इन छात्रों को कोई सहयोग नहीं मिलता तो इनका विद्यालय से दूर रहने का मन होता है। ये छात्र विद्यालय से पलायन कर जाते हैं। विकास स्तर में अंतर। विद्यालय में अध्ययन छात्रों का विकास स्तर भी एक सा नहीं होता है। जो छात्र अविकसित एवं संकीर्ण सोच के होते हैं उन छात्रों की यदि विद्यालय में अधिकता है तो छात्रों को उत्पीड़ित करते हैं एवं सभ्य एवं विकसित हैं। इस स्थिति में विद्यालय व्यवस्था द्वारा यदि समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो सभ्य एवं विकसित छात्रों को विद्यालय व्यवस्था में अरुचि होने लगती है। क्षेत्र आधारित अंतर। विद्यालय में एक ही क्षेत्र के छात्र अध्ययन करते हैं, जब किसी बाहरी क्षेत्र के छात्र इन सभी छात्रों के समूह द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया जाता है तब वह विद्यालय व्यवस्था से दूर रहने का प्रयास करता है। भाषा रहित अंतर। भाषा आधारित अंतर। विद्यालय में बहुभाषी छात्र अध्ययन करते हैं जिनकी मातृभाषा पृथक पृथक होती है। जब हिंदी भाषा बोलने वाले छात्रों को हिंदी, सिंधी या पंजाबी भाषा बोलने वाले छात्रों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया जाता है तो भाषा को निम्न बताया जाता है। ये छात्र विद्यालय व्यवस्था में उन छात्रों के प्रति अरुचि रखते हैं। रंग रूप आधारित अंतर। विद्यालय में प्राय सुंदर, कुरूप एवं विविध प्रकार की आकृति के छात्र अध्ययन करते हैं। कुछ छात्रों के समूह द्वारा कुरूप एवं काले रंग के छात्रों का परिहास किया जाता है। उनके लिए विविध प्रकार के अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विद्यालय व्यवस्था द्वारा उन छात्रों को नहीं रोका जाता, इससे प्रभावित होकर वो विद्यालय से पलायन कर जाते हैं। ज्ञान आधारित अंतर। विद्यालय में कुछ अज्ञानी एवं संवेगात्मक रूप से अस्थिर छात्रों का समूह अध्ययन करता है। उनकी अक्षमता के कारण वह शक्ति का प्रयोग एवं अन्य छात्रों को प्रताड़ित करते हैं। जो शिक्षित छात्र होते हैं वो उनको समझने का प्रयास करते हैं, अंत में विद्यालय से पलायन कर जाते हैं। गतिविधि आधारित अंतर। विद्यालयों में कुछ छात्र इतने चालाक होते हैं कि प्रत्येक विद्यालय गतिविधि में स्वयं भाग लेते हैं तथा अन्य सीधे छात्रों को भाग लेने से अवसर नहीं देते। विद्यालय प्रशासन में एवं शिक्षक उन चालक छात्रों को साथ देते हैं। दूसरे छात्र समूह में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालय में अविश्वास व्यक्त करते हैं। व्यवहार संबंधी अंतर। विद्यालय में कुछ छात्र व्यवहार एवं सोच नकारात्मक होती है। इस कारण वह स्वयं विद्यालय से अपने साथी समूह को नीचा दिखाने के लिए उनको प्रताड़ित करते हैं, उनकी झूठी शिकायतें करते हैं, उनको किसी झूठे मामले में फंसा देते हैं जिसमें वे शिक्षक की असावधानी पर दंड पा जाते हैं। इस स्थिति में उनकी विद्यालय व्यवस्था से मन हट जाता है। दर्शन आधारित अंतर। विद्यालय में कुछ छात्रों का जीवन दर्शन दूसरों से प्रताड़ना पर आधारित होता है। वह शक्ति एवं दूसरों को पीड़ित करने के लिए, धन को घमंड करने के लिए, ज्ञान का विवाद करने के लिए मानते हैं। वे अन्य छात्रों को कष्ट देने के लिए पीछे नहीं हटते। इस स्थिति में सभ्य एवं सरल छात्रों को कष्ट होता है। इस स्थिति का जब विद्यालय व्यवस्था में समाधान नहीं होता तो ये छात्र पलायन करते हैं। साथी समूह के अनेक प्रकारों के अंतरों को पाया जाना, उनकी मनोदशा के अंतर होना, उनकी विविधता का होना विद्यालय का समावेशन बनने से रोकता है। इस स्थिति में छात्रों की विविधता एवं अंतर विद्यालय से कुछ छात्रों का पलायन की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। इसमें समावेशन की प्रक्रिया जो है वो हतोत्साहित होती है एवं बहिष्करण में वृद्धि होती है। इसके कुछ उपाय हैं। विद्यालय में जातिगत आधार पर किसी प्रकार के समूह का निर्माण होने से रोकना चाहिए। विद्यालय को यह जानना चाहिए कि हम सभी मानव जाति के हैं, उससे ऊपर किसी प्रकार की कोई जाति नहीं है। अस्पृश्यता का एक अपराध मानते हुए जातिगत
समानता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की स्थिति सभी सरकारी विद्यालयों में पाई जाती है। कुछ संस्थाएं धर्म से संबंधित होती है, उनको धर्म के नाम एवं मानव धर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मानव धर्म सभी धर्म छोटे सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार विद्यालय में मानव धर्म के पाठ से किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न नहीं होगी। प्रभावशाली छात्रों को यह बताना चाहिए कि उनका यह प्रमुख दायित्व है कि मंदबुद्धि छात्र छात्राओं को अपने छोटे भाई बहन समझते हुए उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करना चाहिए, सदैव उनकी सहायता करनी चाहिए। सांस्कृतिक अनेकता में विद्यालय में उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थान देना चाहिए जो सभी संस्कृतियों के संबंध रखते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों में सभी छात्र समान रूप से भाग लें एवं एकता का भाव का संचार करें। विद्यालय व्यवस्था में शिक्षक द्वारा आर्थिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ संपन्न परिवार में छात्रों को यह शिक्षा देनी चाहिए कि उनकी महानता इसी से में निहित है कि विकलांग एवं दलित छात्रों की सहायता की जाए। छात्रों का सामाजिक स्तर उच्च एवं उन छात्रों का निम्न स्तर छात्रों के समकक्ष लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समाज एवं राष्ट्र का उत्थान मात्र प्रतिष्ठा एवं धनी व्यक्तियों से नहीं होता। छात्र समूह में संकीर्ण सोच को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों में क्षेत्रीयता की भावना को समाप्त करके वैश्विक भावना का समावेशन करना चाहिए। विश्व का प्रत्येक बालक बालिकाएं, छात्र छात्रा, भाई बहन है, अतः सभी को सहयोगी व्यवहार करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जाए, जिससे वे शैक्षिक विषयों को पर एक दूसरे से आदान प्रदान कर सके एवं छात्र के प्रति सकारात्मक एवं आदर्श व्यवहार कर सके। इसी के साथ में जो दूसरा पॉइंट है रैगिंग। रैगिंग से आप अच्छे से परिचित हो। रैगिंग का माध्यमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक प्रचलन पाया जाता है। वास्तविक रूप से ये एक अच्छी परंपरा थी जो भारतीय विद्यालयों में पाई जाती थी। भारतीय विद्यालयों में परंपरा थी कि जो छात्र बड़ी कक्षाओं में पढ़ते थे उनके द्वारा छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को स्नेह प्रदान किया जाता था। इसके बदले में कनिष्ठ छात्रों द्वारा वरिष्ठ छात्रों को सम्मान दिया जाता था। इस प्रकार विद्यालय व्यवस्था में सहानुभूति एवं सद्भावना का वातावरण होता था, जिससे छात्र एक दूसरे की भावना एवं रुचियों को समझते थे, उनके अनुरूप कार्य करते थे। इससे विद्यालय का वातावरण पूर्णतः समावेशी हो जाता था, क्योंकि प्रत्येक छात्र परिचय एवं रैगिंग के माध्यम से एक दूसरे के समीप आ जाता था। वास्तविक रूप से विचार किया जाए तो यह आवश्यक भी है कि जब परिवार में कोई नवीन सदस्य आता है तो उसका स्वागत किया जाता है। उस सदस्य का स्वागत के बदले परिवार के सदस्यों को सम्मान किया जाता है और परिवार का उन्नयन किया जाता है। रैगिंग की वर्तमान स्थिति। वर्तमान समय में रैगिंग को अपराध घोषित कर दिया गया है। क्योंकि वह रैगिंग परिचय न होकर एक बदले की भावना से किया जाने वाला कार्य हो गया है। वरिष्ठ छात्र अपने कनिष्ठ छात्र को शत्रु बन गया है। वह उनको ऐसे कार्य करने के लिए विवश करता है जो अशोभनीय होते हैं। वह उसको छात्र समूह के समकक्ष अपमानित करता है। इस स्थिति में कुछ छात्र विद्यालय को ही छोड़ देते हैं। कुछ छात्र अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार
रैगिंग को वर्तमान समय में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि इसका स्वरूप पूर्णतः त्रुटिपूर्ण हो चुका है। आज भी चोरी छुपे छात्रों द्वारा रैगिंग के नाम पर कष्ट पहुंचाया जाता है। रैगिंग के माध्यम से छात्रों की मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे छात्र अपने आप को असहाय अनुभव करते हैं। इस स्थिति में वे शिक्षकों के साथ सहायता प्राप्त नहीं कर पाते और विद्यालय छोड़ देते। रैगिंग के माध्यम से छात्र को अपमानित किया जाता है, अपमान को सहन नहीं कर पाते और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए विद्यालय व्यवस्था से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। रैगिंग की प्रक्रिया में अनेक छात्रों को शारीरिक हानि पहुंचाई जाती है, एक दंडनीय अपराध बन जाता है। ऐसी स्थिति में छात्रों द्वारा उस विद्यालय को छोड़ने के प्रयास किए जाते हैं। रैगिंग के नाम पर छात्रों को शराब, सिगरेट, नशीले पदार्थ खिलाए जाते हैं। उन छात्रों के लिए असहनीय व्यवहार होता है, जिससे छात्र दुखी होकर विद्यालय छोड़ देते हैं। रैगिंग की प्रक्रिया को छात्रों में शत्रुता का भाव उत्पन्न हो जाता है। वह विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं। रैगिंग के माध्यम से विद्यालय का वातावरण दूषित होता है। विद्यालय में प्रेम, सद्भावना, सहयोग समाप्त हो जाता है। इस प्रकार विद्यालय में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते हैं। विद्यालय स्थान शिक्षा में स्थान पर युद्ध का केंद्र बन जाता है। हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। छात्रों द्वारा आपस में एक दूसरे को हानि पहुंचाई जाती है। विद्यालय की संपत्ति को आग लगा दी जाती है। इस प्रकार की संपूर्ण विद्यालय दूषित वातावरण होता है। ये रैगिंग की वर्तमान स्थिति है। रैगिंग को रोकने के कुछ उपाय हैं। विद्यालय में समावेशन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए, विद्यालय को समावेशी बनाने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में रैगिंग को पूर्णतः समाप्त किया जाए। इसके लिए शिक्षकों एवं विद्यालय व्यवस्था को सहज रहना पड़ेगा। छात्रों को सर्वप्रथम एक छात्र का कर्तव्य का ज्ञान कराया जाए कि उसके शिक्षक, विद्यालय एवं समाज के प्रति कौन कौन से कर्तव्य हैं। इसी क्रम में उनको यह भी बताया जाए कि कनिष्ठ छात्रों के प्रति उनको कौन कौन से कर्तव्य हैं। इस प्रकार की स्थिति से छात्रों के मध्य मधुर संबंध रहेंगे एवं रैगिंग समाप्त होगी। छात्रों में नैतिक एवं मानवीय गुणों का विकास किया जाए, जिससे वे अपने छात्रों के साथ संपूर्ण मानव जाति एवं जीव जंतु के प्रति सहानुभूति एवं दया का व्यवहार करें। सर्वजन हितार्थ सर्वजन सुखाय की भावना का विकास किया जाए, जिससे छात्रों के द्वारा वह कार्य किया जाए जिससे सभी को सुख पहुंचे एवं छात्र किसी प्रकार का कष्ट नहीं। शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रथम परिचय के समय सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रथम परिचय के लिए कुछ नियम बता दिए जाने चाहिए, जिससे कुछ सीमित प्रश्नों के अतिरिक्त छात्र एक दूसरे को कुछ न पूछ सके। किसी प्रकार की अभद्र भाषा पर प्रतिबंध लगाते शालीनता इस प्रकार के कार्य करने के लिए संपन्न किए जाएं। शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय, मैदान, हॉल या सभी छात्रों का परिचय करने समक्ष कराना चाहिए, जिससे किसी भी छात्र एक दूसरे के प्रति अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। छात्रों को रैगिंग के मूल भाव को समझाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे प्रथम परिचय इससे सद्भावनापूर्ण वातावरण का होगा। किसी भी छात्र छात्रा को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। उपद्रव एवं अपराधी छात्रों को सुधारने के लिए अनेक अभिभावकों का सहयोग लिया जाए। छात्रों एवं अभिभावक दोनों को ही निर्देश एवं परामर्श प्रदान करने चाहिए, जिससे उनका कार्य व्यवहार इस प्रकार के हो जो कि किसी को हानि न पहुंचे। शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय का वातावरण
इस प्रकार का निश्चित किया जाए कि समावेशी में हो, जिसे शिक्षकों का छात्र के प्रति आत्मीयता एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, विद्यालय दीवारों पर सदवाक्यों को लिखवाना, छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करना, छात्रों की विद्यालय कार्यों में सहभागिता, छात्रों को समूह में कार्य प्रदान करना, इन सभी से विद्यालय संस्कृति एवं विद्यालय का वातावरण समावेशी रूप से विकसित होता है। इस प्रकार रैंकिंग की प्रणाली को समाप्त किया जा सकेगा एवं विद्यालय का वातावरण समावेशी रूप से निर्मित होगा। प्रत्येक छात्र का विद्यालय व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा, जिससे समावेशन की प्रक्रिया प्रोत्साहित होगी तथा बहिष्करण की प्रक्रिया का उन्मूलन होगा। इसी के साथ आज आपकी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 5 पढ़ेंगे। इसी के साथ में आपका असाइनमेंट है समावेशन में मनोवैज्ञानिक चुनौतियां, सामूहिक अंतर एवं रेटिंग। इसमें लघुरात्मक प्रश्न है, बालकों से उनके साथी समूह का अंतर अनेक समावेशन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उदाहरण देकर समझें। और निबंधात्मक प्रश्न है, रैंकिंग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा कीजिए। रैंकिंग को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। थैंक यू।